हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है डीएस एजुकेशन हब के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। कैसे हो आप सभी? तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये क्लास जो आप सभी जानते हैं पॉलिटी के लिए जो क्लास चलाई जा रही है, यानी कि जो आपका यूपी पुलिस और यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम है, उसके तहत ये एक पीवाईक्यू सीरीज़ या एक बेस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू की सीरीज़ आपको इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मिल रही है। आई होप आप सभी ने पहले की क्लासेस को देख रखा होगा। मैं इतना कह सकता हूँ कि जो भी क्लासेस आप देख रहे हो, वो आपके बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच हैं। इन जो सीरीज़ में है, इनमें आपके पीवाईक्यूज़ भी हैं और इनमें मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ भी मैंने रखा है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद यूज़फुल होने वाले हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगले ही महीने आपके यूपीएसआई का पेपर है और उसके बाद यूपी कांस्टेबल का भी पेपर है। तो जो भी बच्चा यूपीएसआई की तैयारी करता है, वो कांस्टेबल की भी तैयारी करता है। जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहा होगा, वो एसआई का भी एग्ज़ाम दे रहा होगा। ज़ाहिर-सी बात है ना? तो तैयारी तो आपको बिल्कुल एक जैसी ही करनी है। बस पढ़ना है, समझना है और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप केवल अगर थियरी पढ़ ले रहे हो और आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो फिर गड़बड़ है भाई। कहीं से भी पढ़िए, लेकिन प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा और कहीं से भी प्रैक्टिस करिए, है ना? क्योंकि अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं ना कि सफलता सतत अभ्यास का परिणाम है ना? तो अभ्यास करना मत छोड़िएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी सीरीज़ आपके लिए डीएस एजुकेशन हब के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे लाया जा रहा है, चाहे वो हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, मैथ है, रीजनिंग है, सारे सब्जेक्ट बेहद इंपॉर्टेंट है और सारे बड़े ही एक्सपर्ट टीचर आप लोगों को यहाँ पे टीच कर रहे हैं और वो एमसीक्यू के माध्यम से आपकी तैयारी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सीरीज़ को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, बिल्कुल भी मत छोड़िएगा और अच्छे से अपनी तैयारी जारी रखिएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछली क्लासों में हम लोगों ने पॉलिटी के 95 क्वेश्चन्स कर लिए हैं, 95 क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस कर ली है, उसी को आगे बढ़ाएँगे और हम अब बात करेंगे अपने 96 क्वेश्चन पे। और ये जो 96 में क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी अहमियत कितनी इंपॉर्टेंट है, ये वो बच्चा ज़रूर समझ रहा होगा, जिसने अच्छे से प्रैक्टिस करा है, जिसने मॉक टेस्ट खूब लगाए हैं, जिसने पढ़ा अच्छे से, क्योंकि सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे यूनिक सवाल यूपीएसआई में आपको पता है कि पॉलिटी के अच्छे सवाल आने वाले हैं। बिल्कुल देर नहीं करेंगे, क्लास को करते हैं स्टार्ट। बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ आपको वीडियो देखना है और जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग काउंट कर लीजिएगा, कॉपी और पेन लेके बैठना कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है? बहुत लंबा सेशन नहीं करेंगे, छोटे-छोटे सेशंस में हम लोग 1-1 घंटे या 45 मिनट, 50 मिनट का सेशन करेंगे और उसमें आप लोगों को 25 से 30 क्वेश्चन जितना भी हो पाएगा वो कराएँगे, ठीक है? आप लोगों का काम क्या है? एक-एक का उत्तर चेक करना आपका कितना सही है और वो कमेंट बॉक्स में फिर आप मुझे लिख दीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हैं, ठीक है? उस हिसाब से हम आपके लेवल को बढ़ाएँगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला आज का है हमारा, आपके स्क्रीन पर है भाई। जवाब देना स्टार्ट करेंगे सब लोग। चलिए, हम आपको थोड़ा-थोड़ा चीज़ें बताते चलेंगे कहाँ-कहाँ से और क्वेश्चन आता है, ठीक है? चलिए, तो किसने कहा था भारत अर्धसंघात्मक राज्य है? कितना बढ़िया क्वेश्चन सवाल है कि किसने कहा था कि भारत जो है वो अर्धसंघात्मक राज्य है। अर्धसंघात्मक क्या होता है भाई? तो देखो, अर्धसंघात्मक को इंग्लिश में कहते हैं क्वासी फेडरल। तो जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो घबराएँगे नहीं कि भाई ये कौन-सा शब्द आ गया, क्वासी फेडरल। यानी कि कहा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ क्वासी फेडरल, भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। ये कहा था एक व्यक्ति, एक इतिहासकार, एक हिस्टोरियन जिसका नाम था केसी व्हीयर। केसी व्हीयर नाम का एक साइंटिस्ट पर्सन था, एक फिलोसोफर कह सकते हो, एक इतिहासकार कह सकते हो, केसी व्हीयर। इसने कहा था कि भारत का संविधान क्या है? एक क्वासी फेडरल है, अर्धसंघात्मक है। इसका मतलब क्या है ना? इसका मतलब ये है कि भारत में दोहरी सरकार है ना? यानी डुअल गवर्नेंस चलता है, एक केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है। तो इस संघात्मक कहने का मतलब था कि भारत अपने राज्यों के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाए। मतलब भारत का मतलब है केंद्र सरकार जो है, वो अपने राज्यों के साथ एक अच्छा समन्वय बनाए, एक अच्छा बॉन्ड बनाए, इसी को संघात्मक रूप कहा गया है, ठीक है? संघात्मक रूप का ढांचा कहा गया है, या जिसको आप लोग फेडरलिज्म भी कह देते हो, संघवाद भी कह देते हो, कि जो केंद्र है, वो अपने राज्यों के साथ अच्छा बॉन्ड बनाए, अच्छा समन्वय बनाए, ठीक है? ये बात होती है, ठीक है? इसके अलावा एक बात मैं और बताना चाहूँगा, ये जो आइवर जेनिंग्स है, इसने भारत के संविधान को क्या कहा? इसने कहा भारत का संविधान जो है, ये वकीलों का स्वर्ग है। ये सवाल भी आप लोग नोट कर लेना और या फिर याद कर लेना, ठीक है? क्योंकि अब तो आपको प्रैक्टिस ही करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। तो वकीलों का स्वर्ग भारत के संविधान को किसने कहा? यानी कि लॉयर्स पैराडाइज़, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लॉयर्स पैराडाइज़ बोलेंगे। किसने कहा? तो ये कहा आपका आइवर जेनिंग्स ने कहा था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक और व्यक्ति था जिसका नाम था मॉरिस जोन्स, ये भी याद रख लेना आप लोग। मैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देते चल रहा हूँ, याद रखना। मॉरिस जोन्स नाम का एक पर्सन था और ये एक भी ये इतिहासकार था, ये अमेरिकी इतिहासकार था। इसने क्या कहा? इसने कहा कि भारत का जो संविधान है, इसने क्या बोला? बारगेनिंग फेडरलिज्म। इसने एक वर्ड यूज़ किया, बारगेनिंग फेडरलिज्म। इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई? सौदेबाजी संघवाद। सौदेबाजी
संघवाद। तो ये आप लोग अच्छे से याद रखना, क्योंकि ऐसे सवाल आपको बहुत कम प्रैक्टिस करवाए गए होंगे, ऐसे सवाल आपने किया भी बहुत कम होगा, है ना। लेकिन ऐसे सवाल आप जानते हो यूपीएसआई में इतना आसान पेपर आने वाला है नहीं भाई। इतने छोटे मोटे और तुच्छ सवाल नहीं आने वाले हैं, तैयारी एकदम टॉप लेवल की करना भाई, ठीक है। तो सवाल क्या पूछेगा, किसने कहा कि भारत का संविधान सौदेबाजी संघवाद है या बार्गेनिंग फेडरलिज्म है। तो आपको नाम याद रखना है, मॉरिस जोन्स ने कहा था ये बात। मेरी बात सबको समझ में आ गई। एक और बात इंपॉर्टेंट है, एक और सवाल है कि किसने कहा कि भारत का संविधान जो है वो सहकारी संघवाद है। ये भी वर्ड किसी ने कहा है कि भारत का जो संविधान है वो एक सहकारी संघवाद है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फेडरलिज्म, ठीक है। तो आप देखो, एक ही सवाल से कई सारे सवाल भी आपका तैयार यहाँ पे करवा दे रहा हूं मैं। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी कि सहकारी संघवाद भारत के संविधान को किसने कहा, तो आप कहना भाई ये कहा था एक पर्सन जिसका नाम था ग्रेनविले ऑस्टिन। क्या नाम था भाई, ग्रेनविले ऑस्टिन नाम था। ये भी एक हिस्टोरियन, एक इतिहासकार था जिसने कहा कि भारत का संविधान क्या है, भारत का संविधान जो है वो सहकारी संघवाद है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। ये अलग अलग स्टेटमेंट जो है इन लोगों के द्वारा दिए गए हैं। तो आपको ये बातें याद रखना है, ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा, ये याद रखना है आपको, ठीक है। बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने कहा, तो मॉरिस जोन्स, ये याद रखना है। वकीलों का स्वर्ग किसने कहा, यानी कि लॉयर्स पैराडाइज किसने कहा, तो आइवर जेनिंग्स ने कहा। और इस प्रश्न का उत्तर है कि भाई भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यानी कि क्वासी फेडरल स्टेट है, ये किसने कहा, ये केसी व्हीयर ने कहा था। क्लियर है। तो एक ही सवाल में तीन चार स्टेटमेंट मैंने आपको बताए हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर हो गया होगा भाई। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लाता हूं मैं, और अगला क्वेश्चन देखिए 97, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 है आज की स्क्रीन का। और क्या है, निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है। कितना प्यारा सवाल है ये, पेपर में देखो ऐसे सवाल आ जाएगा। आप खुद सोचो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो फिर आप क्या करोगे। तो भाई आप क्या करना है, डीएस एजुकेशन हब के ऊपर अविनाश सर की क्लास को देखनी है, ठीक है। क्लास देखोगे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है ना। जो लोग मेरे से पढ़े हैं उनको पता है कॉन्सेप्ट, जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको बस क्लास करनी है। और यकीन मानिए जब पेपर में आप देखोगे, एग्जाम हॉल में बैठोगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यार सर की क्लास कर ली होते अच्छे से तो शायद और अच्छा क्वेश्चन हो जाता। तो वो कंडीशन ना बने, वहां पे देख लो क्वेश्चंस, ठीक है। तो किसने कहा था कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है, यानी बेसिकली ये स्टेटमेंट है अंबेडकर साहब का, यानी आप सभी के प्रिय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, एक मिनट, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपका बी आर अम्बेडकर। ठीक है, मैं इसको इस तरीके से सर्कल कर देता हूं, मतलब इस तरीके से इसका टिक कर देता हूं, ठीक है। अच्छा, पीडीएफ के लिए कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत लोगों का एक डिमांड आता है, सर पीडीएफ पीडीएफ। भाई देखो, पीडीएफ के लिए क्या करना है, पीडीएफ के लिए आपको डीएस एजुकेशन हब का जो टेलीग्राम चैनल है उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, पिन कर दिया जाएगा। वहां से आप लिंक पे क्लिक करके आप सीधा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको सभी पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। ये तो अभी प्रैक्टिस चल रहा है। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है, थियरी पढ़ना है, बहुत डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, तो बैचेस भी स्टार्ट है, आप एनरोलमेंट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर आपको टेलीग्राम चैनल से या कमेंट से मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं आना चाहिए। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर है कि किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है। मतलब बेसिकली बात यही है कि जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, इन दोनों का समन्वय ठीक प्रकार से बने रहे, है ना, ठीक प्रकार से बना रहे, ऐसा एक उद्देश्य लेकर के चलते हैं। तो संघात्मक होने का उद्देश्य यही था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच का बॉन्ड सही रहे, ठीक है ना। मतलब समझ गए, मतलब नहीं भी समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, ये याद कर लेना प्रश्न को ऐसे ही, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन तो मैंने अभी पीछे आपको बताया कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा। भाई सहकारी संघवाद मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, वही मतलब है, सारा मतलब एक ही जैसा है, बस अलग अलग लोगों ने अपनी बातें अलग अलग तरीके से रखी है, आपको याद रखना। तो अभी पीछे मैंने आपको बता दिया है कि सहकारी संघवाद किसने कहा है। तो ये कहा है आपका, ये कहा है किसने, तो ये कहा है आपका ग्रेनविले ऑस्टिन ने, ठीक है। ग्रेनविले ऑस्टिन के द्वारा जो है ये सेंटेंस बोला गया है, सहकारी संघवाद। मेरी बात क्लियर है। आइवर जेनिंग्स ने क्या बोला था, तो आइवर जेनिंग्स ने कहा था भाई वकीलों का स्वर्ग, भारत का संविधान क्या है, वकीलों का स्वर्ग है, लॉयर्स पैराडाइज है, ये आइवर जेनिंग्स ने कहा था। क्लियर है। अगर ये सारी बातें आपको याद होती जाएंगी तो यकीन मानिए प्रश्न करने में बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी, तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। देखो यहां से जनगण मन को लेकर के जो सवाल बन सकता है पेपर में आपका, यहीं
यहीं पे मैं सारा डाउट आपका क्लियर कर दूंगा, है ना। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। देखो, जनगण मन भारत का नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय गान है, आप सभी जानते हैं। देखो, जनगण मन पहली बार गाया गया था, है ना, वो 1911 में इसको पहली बार गाया गया था। कहां पर? तो कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। हाँ या ना उत्तर कर देना सब लोग। कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? कलकत्ता में कांग्रेस का सेशन हुआ था और वहां पे इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, जिनका नाम था, कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? बीएन धर नाम था उनका, बिशन नारायण धर। ये कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे कलकत्ता में। 1911 में पहली बार जनगण मन गाया गया था, जब ब्रिटेन के राजा और ब्रिटेन की रानी भारत आए थे उस टाइम पे, है ना। 1911 में दिल्ली दरबार भी आप लोग पढ़ते हो इतिहास में, ठीक है। अब एक बात समझना, 1911 में पहली बार गाया गया जनगण मन, है ना। और ये गाया किसने था? गाया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, क्योंकि इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी को ही कहा जाता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो ये जनगण मन को लिया है, वो गीतांजलि नामक उपन्यास से लिया है। एक नॉवेल आप लोग पढ़ते हो जिसका नाम है गीतांजलि, तो गीतांजलि नामक उपन्यास से जो है इसको लिया गया है, ठीक है। और इसी नॉवेल के लिए, इसी गीतांजलि नॉवेल के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज भी मिला। हाँ या ना भाई बताओ, क्लियर है? हाँ या ना? नोबेल प्राइज भी मिला इनको। नोबेल प्राइज कब मिला? तो 1913 में मिला था भाई, लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए। यानी कि पहले भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। किसके लिए मिला? इस बुक के लिए मिला, गीतांजलि, जो एक बुक है, एक नॉवेल है। इसी नॉवेल से रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जनगण मन को लिया था, नेशनल एंथम जो हमारे देश का है ना। लेकिन ये समय गाया था पहली बार, तो ये आपका पहली बार गाया था। इस समय अडॉप्ट नहीं किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। तो इसको अपनाया कब गया था? जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था आपका 1950 में भाई, ठीक है। आपको क्या याद रखना है? 1950 में ये अपनाया गया था। अगर आपको डेट भी मैं बता दूं तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, जो संविधान सभा की अंतिम बैठक थी भाई, ठीक है। संविधान सभा की अंतिम बैठक में इसको अपनाया गया था। ये मैंने पेड बैच में पढ़ाया भी है। जो बच्चे पेड बैच में मेरे से जुड़े हुए हैं डीएस एजुकेशन हब के इस प्लेटफॉर्म से, तो उन लोगों को मैंने ये चैप्टर डिटेल में पढ़ाया है थियरी में, तो आप लोग को यहाँ पे, ठीक है। यूट्यूब पर भी पढ़ा दिया जाएगा, आपको परेशान ना होइए, अभी क्लास में ध्यान से कंसंट्रेट होकर भरिए। 24 जनवरी 1950 को ही याद रखना, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर याद रखना है। और जनगण मन को ऑफिशियली गाने में लगते हैं 52 सेकंड का समय लगता है, आप सभी जानते होंगे, ठीक है। 52 सेकंड का समय लगता है, आप सभी जानते हैं। कमेंट में मुझे एक चीज आप लोग जरूर बताइएगा, अगर आप लोग क्लास को देख रहे हो, कि जो वंदे मातरम है, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है, नेशनल सॉन्ग है, इसको संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया है, कब अडॉप्ट किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में सभी लोग जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन गायन काल क्या है? मतलब कि जो नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान जो हमारा जनगण मन है, इसका गाने का पीरियड कितना है, टाइम क्या है? तो आपको बहुत अच्छे से पता है, ये तो बचपन से आप लोग पढ़ रहे हो, 52 सेकंड। देखो, छोटे छोटे सवाल हैं, आपको लगेगा सर इतना आसान सवाल आएगा यूपीएसआई में। भाई इतना आसान सवाल आएगा या नहीं आएगा वो तो नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन का यूज जरूर हो सकता है, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं पेपर में। तो ये कॉन्सेप्ट बनाने का काम करेगा आपका, इतना जरूर है। तो हर एक प्रश्न का अभ्यास जरूरी है, ठीक है ना। छोटे से बड़ा कोई भी क्वेश्चन छोटा नहीं होता है, याद रखना ध्यान से। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह, जिसको आप लोग बोलते हो स्टेट एम्बलम, कब से अंगीकृत किया गया था? अंगीकृत मतलब अडॉप्ट किया गया था। अब स्टेट एम्बलम क्या है, राजकीय चिन्ह क्या है, जिसको आप लोग बोलते हो अशोक चिन्ह, या जिसको आप बोलते हो अशोक चक्र? हाँ या ना भाई? जो हमारे देश का एक नेशनल एम्बलम है अशोक चक्र, जिसको लिया गया है सारनाथ से। कहां से लिया गया है? सारनाथ से लिया गया है। सारनाथ में जो अशोक का पिलर है, वहां से लिया गया है अशोक चक्र, या अशोक स्तंभ बोलते हो उसको, वहां से लिया गया है अशोक चक्र, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या है? स्टेट एम्बलम है भाई। क्या है? स्टेट एम्बलम है, राजकीय चिन्ह है भारत का। इसको अपनाया कब गया है? तो इसको अपनाया गया जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ, उसी दिन। जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ, उसी दिन जो है भारत के राजकीय चिन्ह को अपनाया गया था भाई। क्लियर है? किस दिन अपना संविधान लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। तो हमारे प्रश्न का उत्तर यहाँ पे आप सभी कर दोगे भाई, 26 जनवरी 1950। बताओ, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए भाई, प्रश्न का उत्तर सारा कुछ क्लियर है। चलो भाई, तो अपन लोग कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का अभ्यास करने का, ताकि गड़बड़ ना हो। आप एग्जाम में जब बैठो तो आपको लगे कि हाँ आपने जो पढ़ा है, तो आप पॉलिटी के सवाल गलत नहीं करोगे। और मूल विधि का भी क्वेश्चन मैं जल्दी ही लेकर के आऊंगा। बेसिक लॉ, मूल विधि के बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, ठीक है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? अब देखो, क्वेश्चन है नेशनल फ्लैग को लेकर के, राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के, ठीक है ना। और राष्ट्रीय ध्वज के बारे में अब कुछ बातें आपको यहां पर बताई जाए,
ठीक है, आ जाओ। देखो, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात करूं तो इसको जो है डिजाइन किसने किया था, है ना, डिजाइन किसने किया था भाई, ये सवाल पूछता है। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम आपको याद रखना है, पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया, भाई नाम याद रखना है, ठीक है। पिंगली वेंकैया को कहा जाता है डिजाइनर ऑफ नेशनल फ्लैग। भारत के राष्ट्रीय झंडे को डिजाइन करने का काम किया वास्तुकार जो है वो पिंगली वेंकैया साहब हैं। राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज में आप सभी जानते हैं 3 कलर होते हैं। कितने कलर होते हैं? 3 कलर होते हैं भाई। कौन कौन से? तो आप सभी जानते हैं, एक होता है आपका केसरिया, सबसे ऊपर जो होता है वो केसरिया, ठीक है। फिर आपका होता है सफेद, बीच में व्हाइट कलर होता है, और नीचे होता है आपका हरा कलर, हरा कलर, ठीक है। तो 3 रंग होते हैं, ट्राई कलर जिसको बोलते हो। हमारा जो फ्लैग है वो क्या है? ट्राई कलर में है भाई। क्या है? ट्राई कलर है, जिसको तिरंगा बोलते हो। हिंदी में तिरंगा बोलते हो, इंग्लिश में इसी को ट्राई कलर कहते हैं, ठीक है। केसरिया, सफेद, हरा। और बीच में आपको एक क्या दिखता है? बीच में आपको एक चक्र दिखता है, इस तरीके से, तिल्ली जिसको आप लोग बोलते हो। क्या बोलते हो? तिल्ली बोलते हो आप लोग इसको। चक्र दिखता है जिसमें 24 तीलियां होती हैं। इस तरीके से आपने देखा होगा हमारे झंडे में, फ्लैग में इस तरीके से तीलियां बनी होती हैं, हाँ कि ना भाई, है ना। ये कितने चक्र होते हैं? इसमें कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां होती हैं इसमें, जो आप लोग जानते हो। ये किसका प्रतीक है? सवाल पूछे कि ये जो तीली है, अशोक चक्र इस तरीके से बना होता है, बीच में 24 तीलियां, ये किसका प्रतीक है? ये न्याय का प्रतीक है भाई। किसका प्रतीक है? न्याय का प्रतीक होता है ये जस्टिस का सिंबल है। ये भी क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रख लेना, क्या पता सवाल तो कुछ भी आ सकता है भाई, ठीक है। तो ये जो 24 तीली आप लोग देखते हो, ये किसका प्रतीक है? न्याय का प्रतीक है, जस्टिस का प्रतीक है। कब अपनाया गया है इसको? भारतीय संविधान सभा के द्वारा इसको अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को जो है इसको अपनाया गया था। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर आप सभी समझ चुके हो। इस प्रश्न का उत्तर है 22 जुलाई 1947। बताओ भाई, हाँ या ना? ठीक है, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। लेकिन अब कोई एक सवाल तो मैं भी आपसे पूछना चाहूंगा, और पता है तो जरूर कमेंट में लिख देना, कि आपको ये बताना है कि भारत का तिरंगा पहली बार, है ना, पहली बार भारत के झंडे को विदेश में फहराने वाली महिला कौन थी? यानी कि किस महिला ने भारतीय झंडे को विदेश में फहराया था? उन महिला का नाम लिखिएगा, देश का नाम बताइएगा कि किस देश में फहराया था, ठीक है। बताना जरूर आप लोग, ठीक है। अच्छा प्रश्न है यहाँ पे, ठीक है। 22 जुलाई 1947 इस प्रश्न का उत्तर होगा तिरंगे को लेकर के, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्या भाई। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? मैंने बताया ना, जो चक्र बीच में दिया हुआ है जिसमें 24 तीलियां हैं, कितनी? 24 तीलियां हैं, वो चक्र किसका प्रतीक है? तो न्याय का प्रतीक है भाई। इसमें दिक्कत है ही नहीं, किसी को बताओ, किसी को कोई दिक्कत? अभी मैंने क्वेश्चन को करा दिया है आपको, ठीक है। ये जस्टिस का प्रतीक है भाई, गॉट इट। आराम से चीजों को समझना है भाई, ठीक है। चलो भाई, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में औरों की कुल संख्या क्या है? अब सोचोगे सर ये औरों क्या है भाई, है ना, ये औरों क्या है? तो औरों को ही बोलते हैं क्या? तिल्ली। जो तिल्ली बीच में है भाई, तिल्ली, जिसको आप स्टिक बोल सकते हो, ठीक है। अरे यही भाई, जो ये अशोक चक्र है, ये जो तीलियां बनी, इसी को औरो भी कहते हैं, ठीक है। अभी हिंदी में औरो लिख करके आ गया तो आधे बच्चे कंफ्यूज, सर ये क्या लिखा है भाई, है ना। तो वो ध्यान रखना, कितनी है? 24 तीलियां है भाई, इसमें कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है, समझ गए। तो औरों का मतलब क्या है? 24 क्या है? ये 24 तीलियां हैं हमारे ध्वज में, आपने देखा होगा, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104 पे आ चुके हम लोग, ठीक है। संविधान के निम्नांकित में से क्या प्रावधान, किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? मतलब, या थोड़ा सा हिंदी कभी कभी वो हो जाता है ऊपर नीचे, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन समझ लेना। सवाल ये पूछ रहा है कि किस प्रावधान के तहत या किस अनुच्छेद के तहत जो है भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। यानी भारत में सपोज एक नया स्टेट बनाना है, ठीक है, एक नया राज्य बनाना है। जैसे आपको याद होगा कि तेलंगाना एक नया राज्य बना था, हाँ या ना भाई, कमेंट में उत्तर कर देना। तेलंगाना भारत का एक नया राज्य बना था। ये नया राज्य कब बना था? ये बना था 2 जून 2014 में, ये भारत का नया राज्य बना था। और जब ये भारत का राज्य बना था तो ये 29वां राज्य बना था उस टाइम पे। उस टाइम पे कौन सा राज्य बना था? ये 29वां राज्य बना था, ठीक है। तो और नया राज्य बनाने की शक्ति किसके पास है? नया स्टेट बनाने का पावर किसके हाथ में है? संसद के पास होता है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो नया राज्य, एक क्वेश्चन यहाँ से भी कि नया राज्य बनाने का अधिकार किसके पास? पार्लियामेंट के पास है, संसद के पास है, ठीक है। किस आर्टिकल के तहत ये बनाया जाता है? तो याद रखना आपको, आर्टिकल 3 याद रखना है भाई। आपको यहाँ पे कौन सा आर्टिकल याद रखना है? तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना कि भाई आर्टिकल 3 के तहत जो है वो पार्लियामेंट एक नया राज्य क्रिएट कर सकता है। जैसे तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था उस टाइम पे 2014 में। हालांकि अभी राज्यों की संख्या
28 है। अगर अभी आपसे प्रेजेंट में क्वेश्चन पूछे कि भाई भारत में कितने स्टेट हैं इस समय, तो ठीक है ना, ठीक है, सबको पता है ये बात कि टोटल स्टेट इंडिया में प्रेजेंट में 28 है भाई, 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब तेलंगाना राज्य बना था तो 29वां राज्य बना था। अब सोचोगे सर 29 बना था तो 28 कैसे हो गया? कुछ लोग तो जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो 29 से 28 ऐसे हो गया कि जो जम्मू कश्मीर है भाई लोग, है ना, जम्मू कश्मीर है, ये पहले स्टेट था, अब ये यूटी हो गया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर जो पहले राज्य हुआ करता था अब यूनियन टेरिटरी हो गया है, केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, इसीलिए 29 से राज्यों की संख्या क्या हो गई है? 28 हो गई है। समझ गए मेरी बात? तो वो चीजें हैं। अनुच्छेद 3 है भाई। देखो अनुच्छेद 1 में क्या है, तो अनुच्छेद 1 में है कि इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1 में क्या कहता है कि भाई इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। आर्टिकल 1 ये कहता है। आर्टिकल 2 क्या कहता है भाई लोग? आर्टिकल 2 ये कहता है कि कोई नया टेरिटरी है जो भारत में शामिल होना चाहता है, एंट्रेंस ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्यों का प्रवेश, है ना, कोई नए राज्यों का प्रवेश अगर बाहर से कहीं से हो रहा है तो वो भी आर्टिकल 2 के तहत हो सकता है। जैसे सिक्किम, इसका एग्जांपल मैं दूं आर्टिकल 2 का, तो वो सिक्किम है। जैसे सिक्किम को भारत में शामिल किया गया था, है ना, सिक्किम को भारत में शामिल किया गया था 35वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। सिक्किम को भारत में असम का एसोसिएट स्टेट बनाया गया था, और फिर एक 36वां संविधान संशोधन किया गया था जिसके तहत सिक्किम को भारत का राज्य बना दिया गया था 1975 में। हाँ या ना भाई? ठीक है, तो कहने का मतलब एंट्रेंस ऑफ न्यू स्टेट या नए राज्यों का प्रवेश भारत में कहीं से होता है। सपोज मान लो जैसे पीओके, ऐसे समझ लो जैसे पीओके है, पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है ना। अब इन फ्यूचर मान लो पीओके अगर भारत में शामिल हुआ, इन फ्यूचर आगे अगर पीओके भारत में शामिल होता है, तो पीओके जो है भारत में शामिल होता है तो ये किस आर्टिकल के तहत शामिल होगा? ये आर्टिकल 2 के तहत शामिल होगा कि जो बाहरी क्षेत्र है वो भारत में आना चाहता है। मान लो बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश है। अब बांग्लादेश के भैया कि हमको भारत वाले अपने में शामिल कर लें, हमको भारत वाले अपने में शामिल कर लें, हमको भारत वाले अपने में मिला लें। ठीक है, तो ये जो होगा, ऐसे तो होगा नहीं कि सरकार कहेगा ठीक है आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नहीं भाई, इसका कुछ प्रोविजन, कुछ प्रावधान तो होगा। तो आर्टिकल 2 के तहत संसद में प्रोविजन होगा और बांग्लादेश जो है वो शामिल हो जाएगा भारत में। एक बात कह रहा हूं भाई, है ना, जो बांग्लादेशी लोग हैं वो निराश नहीं होंगे भाई। ठीक है, आपका देश नहीं आ रहा हमारे देश में, परेशान मत हो भाई। ठीक है, तो अनुच्छेद 3 के तहत 2 के तहत ये होता है। 3 के तहत नए राज्यों का गठन, 3 में क्या है, तो नए राज्यों का गठन है या जो है राज्यों का नाम में परिवर्तन है या राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन है, ये सारा कुछ 3 में होता है। और अनुच्छेद 4 में क्या है सर, ये भी बता दीजिए। तो अनुच्छेद 4 में है कि 2 और 3 में जो भी परिवर्तन होंगे, 2 और 3 आर्टिकल में जो भी चेंजेस होंगे, वो जो भी संविधान संशोधन होगा वो साधारण बहुमत से होगा और उसको हम लोग संविधान संशोधन नहीं मानेंगे। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 368 जो संविधान संशोधन है, तो अगर इसमें जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो संविधान संशोधन के दायरे से बाहर रहेगा। ठीक है ना, साधारण बहुमत से पास कर दिया जाएगा बिल, यानी कि सिंपल मेजोरिटी से बिल पास कर दिया जाता है। सिंपल मेजोरिटी क्या होता है? सिंपल मेजोरिटी होता है जहां पे वोटिंग 50% +1 पर हो, जहां पे वोटिंग उपस्थित सदस्यों का 50% +1 होता, इसको साधारण बहुमत कहते हैं, सिंपल मेजोरिटी कहते हैं। हाँ या ना भाई? ठीक है, तो ये प्रश्न का उत्तर यहां से क्लियर है भाई। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है? नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? तो अभी तो आपको बता दिया मैंने कि नया राज्य बनाने का पावर किसके हाथ में है? संसद के हाथ में भाई। और किसके हाथ में होगा? इसके अलावा थोड़ी ना कोई पावर कर पाएगा। ठीक है, तो नया राज्य बनाने का पावर किसके पास? संसद के पास है। किस आर्टिकल के तहत? तो अब मेरे साथ बोलो कौन सा आर्टिकल है? अभी पीछे हमने बताया आर्टिकल 3 के तहत है। ठीक है, नए राज्यों का गठन करना है। जैसे तेलंगाना राज्य का गठन हुआ, टी से तेलंगाना, टी से 3, टी तेलंगाना, टी से 3, 3 तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना नया राज्य बना ना, ऐसे ही। तो नया राज्य बनाने का पावर संसद के पास, किस आर्टिकल के तहत? 3 के तहत। हाँ या ना भाई? समझ में आ रहा है? समझ पा रहे हो? ये चीजें हैं। ठीक है, आई होप समझ पा रहे होगे, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ और मैं ये उम्मीद करके आया हूँ कि आप लोग अब प्रैक्टिस कर रहे हो, अगले महीने आपका पेपर है, तो इतनी तो अंडरस्टैंडिंग जहां से भी पढ़ा है आपने वो होनी चाहिए। ठीक है, आगे की परीक्षाओं के लिए तो हम लोग पूरी रणनीति बनाएंगे कि आगे की परीक्षाओं की तैयारी कैसे करिए एक बार जब यूपी पुलिस का एग्जाम बीत जाए। तो अगर आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, पढ़ना होगा, तो बिल्कुल आप हमारे साथ बैचेज ले सकते हो। अगला सवाल क्या है? भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? मैंने क्या बोला? ये भी आर्टिकल 3 में ही आता है। देखो आर्टिकल 3 में क्या क्या है? आर्टिकल 3 में है मेरे भाई लोग, नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन,
आर्टिकल 3 में देखो क्या क्या बातें हैं। नए राज्यों का गठन करने का पावर, देखो संसद के पास ही पावर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भाई, ठीक है। इसके अलावा राज्यों का नाम परिवर्तन, राज्यों का नाम परिवर्तन, इसके अलावा चेंज इन बाउंड्री यानी कि सीमाओं में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन, सीमाओं मतलब बाउंड्री, चेंज इन बाउंड्री, ठीक है, चेंज इन बाउंड्री, ठीक है। नाम चेंज, जैसे राज्यों के नाम चेंज हो जाते हैं, जैसे कैसे, तो पहले उड़ीसा बोलते थे, उड़ीसा, उड़ीसा एक राज्य है, इसको पहले ऐसे लिखते थे उड़ीसा, बाद में चेंज हुआ 2011 में, इसका नाम चेंज होके क्या हो गया, ओडिशा हो गया, ओडिशा हो गया। तो ये क्या हो गया, ये राज्यों का नाम में परिवर्तन हो गया। तो ये आर्टिकल 3 के अंदर ये तीन बातें अगर आपको याद रहेगा ना, तो सवाल गलत नहीं होगा। क्या, नए राज्यों का गठन यानी क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्य का गठन, राज्यों का नाम परिवर्तन, है ना, चेंज, राज्यों का नाम चेंज करना, और सीमाओं में परिवर्तन, चेंज इन बाउंड्री, ये सारे आर्टिकल 3 के तहत होगा। और ये सब पावर किसके पास है करने का, संसद के पास है। किसके पास है, संसद के पास पावर है। तो भैया इसका उत्तर क्या होने वाला है, संसद। बताओ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब देखो ना, एक ही क्वेश्चन में आपको सारी धारणाएं आपको क्लियर कर लेनी है, ठीक है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं रखना भाई। अगला सवाल स्क्रीन पर है भाई, है ना। अगला सवाल क्या कहता है, आइए देखते हैं। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकी शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है। भाई देखो, ऐसे सवाल कुछ भी पूछ ले, कितना भी घुमा ले, आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। ये सब पावर किसके पास है, कि नए राज्यों का नाम परिवर्तन करना है, बाउंड्री चेंज करना है, ठीक है, नए राज्यों को शामिल करना है ना, कुछ भी करना हो, सब पावर संसद के हाथ में है, किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होगा, पार्लियामेंट में सब कुछ होगा, ठीक है। तो बिल्कुल ज्यादा मत सोचना, ऐसे प्रश्न में गलत मत करना बस, ठीक है। ऐसे प्रश्नों को ध्यान से पढ़ करके सही उत्तर कर लेना बस। संसद के पास ये सारा पावर है। आई होप की अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्डअप हो चुकी होगी ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बड़ा प्यारा क्वेश्चन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले इस प्रश्न का उत्तर बता दिया था। क्या, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक है ये, विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। अब एक सपोज नया राज्य बनाना है, आप सभी जानते हैं कि नया राज्य बनाना है तो संसद में ही क्रिया होगी। तो ये किस तरीके से क्या प्रोविजन किया जाएगा संसद में, जिससे कि नया राज्य का गठन हो जाएगा। तो एक बात समझना, हमेशा से एक बात याद रखना कि साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी में जो है, जो भी चीजें सिंपल मेजोरिटी से होती हैं, ठीक है, उसका मतलब ये होता है कि वो संविधान संशोधन के दायरे से बाहर होता है, ठीक है। और एक बात याद रखना कि आर्टिकल आपका 1 से लेकर के 4, और आर्टिकल में बताऊं आपका 5 से लेकर के 11, इन दोनों में कोई भी परिवर्तन अगर करना है। आर्टिकल 1 से 4 क्या है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र है, यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी है। 5 से 11 में क्या है, तो 5 से 11 में नागरिकता की बात है, सिटीजनशिप की बात है। तो अगर इनमें कुछ भी परिवर्तन करना है ना, तो वो साधारण बहुमत से होगा भाई। किससे होगा, साधारण बहुमत से होगा भाई, ठीक है, साधारण बहुमत, जिसको इंग्लिश में सिंपल मेजोरिटी कहते हैं। मैंने अभी बताया आपको कि सिंपल मेजोरिटी में क्या होता है, कि उपस्थित सदस्यों का वोट पड़ता है 50% प्लस 1, इतना वोट पड़ता है, इसी को साधारण बहुमत कहते हैं, और इससे पारित हो जाएगा बिल। तीन प्रकार के बहुमत होते हैं, तीन प्रकार के आप संविधान संशोधन पढ़ते हो। एक होता है साधारण बहुमत यानी कि सिंपल मेजोरिटी, एक होता है विशेष बहुमत स्पेशल मेजोरिटी, और एक होता है आपका विशेष बहुमत राज्यों के अनुसमर्थन से, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब कि जहां पे राज्यों का अनुसमर्थन भी होता है ना, यानी कि जो है स्पेशल मेजोरिटी विद द सपोर्ट ऑफ स्टेट्स, विद द सपोर्ट ऑफ स्टेट्स, वो आपका तीसरा अमेंडमेंट होता है। तो तीन प्रकार के होते हैं संविधान में संशोधन। तो ये पहला प्रकार होता है साधारण बहुमत, जो कि संविधान संशोधन के दायरे से बाहर रहता है, आर्टिकल 368 के बाहर हो जाता है ये। तो यहाँ पे देखो क्या है, नया राज्य सृजित करना है, नया राज्य बनाना है, मतलब कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 3। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 3 के तहत ही नया राज्य आप बना सकते हो। और क्या कह रहा है कि पारित करने के लिए क्या, तो संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3, ये एक बात गलत लिख दिया, देखो 2/3 लिख दिया, 2/3 मतलब होता है 2/3, और ये आपका स्पेशल मेजोरिटी हो जाता है, इसलिए ये नहीं होगा। मैंने क्या बताया, साधारण बहुमत क्या बताया आपको, कि 50% प्लस 1, बस यही साधारण बहुमत है। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा क्या कह रहा है, कि संसद में साधारण बहुमत द्वारा, है ना, बिल्कुल इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी होगा, कि संसद में साधारण बहुमत द्वारा होगा, ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन देख लो क्यों नहीं होगा, संसद में 2/3 बहुमत, तो 2/3 बहुमत चाहिए नहीं, क्योंकि 2/3 बहुमत स्पेशल मेजोरिटी के लिए यूज होता है, जिसके लिए विशेष बहुमत के लिए चाहिए होता है। और क्या लिखा है चौथा, सी ऑप्शन क्या लिखा है,
हाँ ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं। अभी नागरिकता से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन करना है तो वो भी सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आप देखेंगे, उत्तर फटाफट दिमाग में कर लेना भाई, इतना तेज बन जाओ कि दिमाग में कर लो। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे पास है? देखो अब ये सब सवाल आप गलत मत करना। अब बार बार मैं एक ही चीज को आपको नहीं बताने वाला हूं, ठीक है, और मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन कितना भी घुमा दे, मैं जानबूझ के एक ही सवाल को कई तरीके से पटका हूं, ताकि आपका जो है सवाल गलत ना हो। क्या होता है कि बच्चे रटे होते हैं, और रटे होते हैं तो वो चीज थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन तो आप भी घूम गए। घूमना नहीं है भाई, ठीक है, क्वेश्चन को समझना है अच्छे से। सवाल है, तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या कितनी हो गई? ठीक है, तो देखो कभी कभी ना क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं, उट पटांग सा सवाल आ जाता है, इसलिए मैंने जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस को रखा है ताकि उट पटांग का सवाल भी आ जाए तो आपको पता रहे कि हाँ उसका उत्तर कैसे करना है ना। कभी कभी एग्जामिनर आता है ना, घर से लड़ाई झगड़ा करके आता है पेपर में, कभी कभी आपने देखा होगा ऐसे क्वेश्चन बना देता है कि फिर बाद में बहस हो जाती है, यार ऐसा क्वेश्चन कैसे आ गया। एक आध दो क्वेश्चन हर पेपर में ऐसा आ जाता है, उट पटांग वाला सवाल है ये आज का, ठीक है। जैसे कह रहा है, तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या क्या होगी? अभी देखो, जब तेलंगाना भारत का राज्य, मैंने अभी पीछे बताया आपको कि तेलंगाना जब भारत का राज्य बना, कब बना था? तो ये बना था 2 जून 2014 को। हाँ या ना आपको जवाब दे देना है। तेलंगाना 2 जून 2014 को राज्य बन गया था दोस्त। तो क्लियर कट बात है, और आर्टिकल 3 के तहत होता है, आर्टिकल 3 के तहत होता है, सिंपल मेजोरिटी के थ्रू होता है ये, ठीक है। तो ये जो है बन जाने के बाद भारत में राज्यों की संख्या, मैंने क्या बोला था, 29 हो गया था। 29 हो गया था उस टाइम पे, उस टाइम पे 29 था, लेकिन बाद में आगे चल करके आप देखते हो कि जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, और इसलिए राज्यों की संख्या प्रेजेंट में हो गई है 28। ठीक है, ये बात आप जानते हो, लेकिन सवाल क्या पूछना चाह रहा आपसे? तो सवाल पूछना चाह रहा है कि तेलंगाना जब राज्य बना तो भारत के राज्यों की संख्या कितनी हुई थी? तो 29 इस प्रश्न का उत्तर होगा, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर तब 29 होगा, लेकिन अगर ये पूछे कि हाँ वर्तमान में भारत के राज्यों की संख्या कितनी है, तब 28 ही हो गया आप लोग, कोई दिक्कत ना है भाई, ठीक है। प्लीज आप लोग क्वेश्चंस के नेचर को समझ लेना, कुछ भी गलत नहीं है, क्वेश्चन का नेचर कभी कभी ऐसा पूछ लेता है तो गड़बड़ ना हो। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? क्या पूछ रहा है? कौन यूनियन टेरिटरी नहीं है? तो सबको पता है भाई, यूनियन टेरिटरी कितने हैं? यूनियन टेरिटरी है सर 8, 8 यूनियन टेरिटरी है, हाँ या ना? क्लियर कट आपको पता होना चाहिए। अब 8 यूनियन टेरिटरी है, ये संविधान के किस भाग में है? अगर ये पूछ ले कि किस संविधान के किस भाग में यूनियन टेरिटरी को रखा गया है, तो भाग 8 में ही है भाई। याद रखना कितना आसान है, संविधान का भाग 8 में यूनियन टेरिटरी की बात करता है, और कितने यूनियन टेरिटरी है? 8 है। कौन कौन से हैं सबको पता होना चाहिए, मैं फटाफट लिख दे रहा हूं। एक है दिल्ली आपका यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, ठीक है, फिर आपका पुदुचेरी है, पुदुचेरी है, चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ है, ठीक है, फिर आपका अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार है, फिर आपका लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है, और फिर आपका दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली एंड दमन दीव, एक ही में है ये, ठीक है, दमन दीव। तो आप काउंट कर लीजिए, 8 है भाई, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, 8 यूनियन टेरिटरी है। कौन सा नहीं है पूछा है, कौन सा नहीं है पूछा है, अब आप खुद ही मिला लोगे। तो गोवा तो आपको पता है कि गोवा जो है वो नहीं है भाई। गोवा क्या है? ये गोवा जो है भारत का 25वां राज्य बना था। गोवा भारत का कौन सा राज्य बना था? 25वां राज्य बना था। और गोवा जो है, एक अमेंडमेंट हुआ था, 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, सॉरी 87 नहीं, एक अमेंडमेंट किया गया था, 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, 56वां संविधान संशोधन किया गया था, ये 1987 में हुआ था। और इस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया था, है ना। इस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया था। और गोवा भारत का स्मॉलेस्ट स्टेट है, आप लोग जानते हैं गोवा भारत का क्या है, ये स्मॉलेस्ट स्टेट है, यानी भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा को कहा जाता है। गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में था, आपको पता होना चाहिए, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर रखा था। यानी सवाल अगर पूछे कि सर गोवा को आजाद कब किया गया था, गोवा को आजाद कब किया गया था, यानी पुर्तगालियों ने कब इनको आजाद किया था, तो कहना सर 1961 में आजाद कर दिया था, ठीक है। तो ये सब सवाल पूछे जाते हैं, आपको ध्यान में रखना भाई लोग, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? संघ शासित मतलब यूनियन टेरिटरी होता है, ठीक है। तो वो कितने हैं? 8 है, इसमें मुझे दिक्कत नहीं लगता है कि आपको दिक्कत हो गया होगा, ठीक है। 8 यूनियन टेरिटरी है, यह बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? दिल्ली को भाई, है ना, यानी आप देखोगे दिल्ली की बात कर रहा है, दिल्ली मतलब कि एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा मिला। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का मतलब क्या होता है? एनसीटी, एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटोरी,
ठीक है, तो ये दिल्ली को दर्जा मिला था कब? 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये देखो संविधान संशोधन, ये है आपका संविधान संशोधन, आप पढ़ोगे बहुत अच्छे से। ठीक है, संविधान संशोधन के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। सारे संविधान संशोधन पहले से लेकर के 106 तक हो चुके हैं। वो सारा संविधान संशोधन, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा नहीं भाई, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में 1 से 2 सवाल आपका संविधान संशोधन से आएगा, और मैं बहुत अच्छे से याद करवा दूंगा क्लास में, और सारे क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर तो 69 हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन, 1952 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई थी? देखो एक बात समझना, ये राज्य पुनर्गठन आयोग की बात कर रहा है। राज्य पुनर्गठन आयोग एक बनाया गया था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था। ठीक है, ये कब बना था मैं आपको बता दूं, तो इसकी स्थापना बेसिकली 1953 में हुई थी, है ना। 1952 का एक्ट है, लेकिन 53 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, अब इस अधिनियम में 3 लोग थे। इस अधिनियम में 3 लोग थे, याद रखना भाई। पूछता है राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था, ये भी पूछता है। तो अध्यक्ष सबसे पहले ऊपर नाम लिखते हैं, तो फजल अली। अध्यक्ष कौन थे? फजल अली इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा और कौन थे? इसके अलावा थे के एम पनिक्कर। ठीक है, फजल अली, के एम पनिक्कर। ठीक है, ये लोग क्या थे? इसके मेंबर थे। ठीक है, लेकिन मेनली आपसे क्या पूछता है कि भाई कौन है इसका अध्यक्ष, तो फजल अली आयोग भी इसको कहा जाता है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को फजल अली एक्ट भी कहते हैं, फजल अली आयोग भी कहते हैं। ठीक है, तो आपका के एम पनिक्कर इसके एक मेंबर थे, टोटल 3 मेंबर थे। अब एक बात समझना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जब आया, तो ये बेसिकली 1956 में, 1956 में भाषा के आधार पे राज्यों को बांटा गया। लैंग्वेज के बेसिस पे जो है राज्यों को बांटा गया, और 1956 में भाषा के आधार पे अलग होने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश था भाई। ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, भाषा के बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पे अलग होने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश था। सबको पता है ये बात तो। ठीक है, ठीक है, अब एक बात समझना, इसके पहले भारत में राज्यों की संख्या कितनी थी? तो 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे पहले। कितने थे मतलब इसके तहत? तो 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बने थे। बाद में धीरे धीरे राज्यों की संख्या बढ़ी और यूनियन टेरिटरी की संख्या बढ़ी। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको याद रखना है, इस कमीशन के तहत 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी थे। सिंपल सा याद रखना, फजल अली आयोग, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, और 1953। 1956 में ही भाषा के आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। क्लियर है मेरी बात? सबको पता है भाई? ठीक है, चलो भाई, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाँ यहाँ पे कुछ लोगों का डाउट हो सकता है भाई, सर फजल अली, के एम पनिक्कर और जो दूसरे तीसरे कौन थे ये भी, तो भाई ये भी लिख लेना अगर आपको डाउट हो तो। एच एन कुंजरू नाम था उनका, एच एन कुंजरू। ठीक है, कुछ लोगों के डाउट आ जाएगा, सर तीसरा नहीं बताया आपने। हाँ ठीक है, याद रखना है, फजल अली इसके अध्यक्ष थे, ये अध्यक्ष थे, ये 2 मेंबर थे, के एम पनिक्कर और एच एन कुंजरू थे। ठीक है, आपको याद रखने वाली बात होती है। ठीक है, समझ गए इस प्रश्न का उत्तर? चलो भाई अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। एक मिनट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत, देखो सवाल क्या पूछ रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 3 जो है इसके तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है। यानी अनुच्छेद 3 मैंने पीछे लिखवाया कि क्या क्या कर सकते हैं। अब क्या संभव नहीं है, पार्लियामेंट जो है अनुच्छेद 3 के तहत क्या नहीं कर सकता है? देखो पहला, नए राज्यों का गठन बिल्कुल कर सकते हैं, बताया है आपको। राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, बिल्कुल बाउंड्रीज में चेंज वगैरह, क्षेत्रों में चेंज वगैरह कर सकते हो। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन बिल्कुल कर सकते हो भाई, बाउंड्री में चेंज कर सकते हो। नए राज्यों का प्रवेश, ये देखो भाई ये नहीं होगा, नए राज्यों का प्रवेश आर्टिकल 3 के तहत नहीं होगा। बताओ क्लियर है? ये किसके तहत होगा? ये तो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, ये आर्टिकल 2 के तहत होता है। ये किसके तहत होगा? नए राज्यों का प्रवेश या नए क्षेत्रों का प्रवेश, जैसे कि सिक्किम का हुआ, है ना। सिक्किम का हुआ, मैंने बताया आपको, सिक्किम जो है ये भारत में कब ऐड किया गया था? तो सिक्किम को ऐड किया गया था मेरे भाई लोग, कि एक संशोधन किया गया था, 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। ठीक है, ये किया गया था 1974 में, और इस अमेंडमेंट के थ्रू सिक्किम को असम का एसोसिएट स्टेट बनाया गया था, असम का सह राज्य बनाया गया था, है ना। उसके बाद एक संशोधन होता है 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, और 1975 में होता है ये संविधान संशोधन, और इसके तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। सिक्किम बिकेम अ कंप्लीट स्टेट ऑफ इंडिया। सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य कब बना? 36वां संविधान संशोधन 1975 में बना। क्लियर है? तो आर्टिकल 2, 3 क्या है, क्लियर है? चलो भाई अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल करेंगे कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई? अरे भाई अब ये सब सवाल तो सबको पता है ना, सबको पता है ये बात कि 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ था। सन 2000 में 3 राज्य कौन से बने थे? यूपी से अलग हुआ था उत्तराखंड, हाँ या ना।
एमपी से अलग हुआ था, एमपी से अलग कौन सा हुआ था राज्य बताओगे? एमपी से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और बिहार से अलग हुआ था, बिहार से अलग हुआ था झारखंड, है ना। तो 2000 में ये तीन राज्यों का गठन हुआ था, मतलब कि तीन नए राज्य बने थे भारत में, यूपी से अलग होकर उत्तराखंड, एमपी से अलग होकर छत्तीसगढ़ और बिहार से अलग होकर झारखंड। तो 2000 में हुआ था। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, उत्तराखंड राज्य की स्थापना पूछ रहा है, तो 2000 में आपको टिक कर देना है। ठीक है, तीनों का उत्तर मैंने आपको दे दिया है, आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। समझ गए? चलो भाई, अगला क्वेश्चन, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? अभी बताया मैंने, वर्ष पूछ रहा है तो 2000 ही होगा। ठीक है, वर्ष पूछ रहा है 2000। झारखंड किससे अलग हुआ था? बिहार से अलग हुआ था, हाँ या ना? चलो अगला सवाल, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। देखो भाई, ये आ गया सवाल, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। ये सिक्किम पूर्ण राज्य की बात नहीं कर रहा है, ये सिर्फ राज्य की बात कर रहा है, मतलब कि एक तरह से एसोसिएट स्टेट की बात कर रहा है। असम का एसोसिएट स्टेट इनको बनाया गया था। कौन सा अमेंडमेंट था? तो ये अमेंडमेंट था 35th। ये अमेंडमेंट क्या होगा? ये अमेंडमेंट होगा 35। इसके अंतर्गत किया गया था भाई। ठीक है, इसके अंतर्गत ये हुआ था 1974 के अंतर्गत में। ठीक है, लेकिन जो अगला संशोधन हुआ इसके बाद ही 36 हो गया था, ये 1975 में हुआ था। और इसमें सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया था। इसमें इसमें सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना गया था, है ना। देखोगे आप लोग, क्वेश्चंस भी है। ठीक है, अगला सवाल ध्यान से पढ़ोगे तो दोनों क्वेश्चन के बीच में डिफरेंशिएट समझ में आ जाएगा कि निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य, देखो, पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। तो आपका 36 हो जाएगा। अब इस केस में 35 को टिक मत करना सब लोग। पूर्ण राज्य जब भी पूछे आपसे तो आपको याद रखना है 35 और 36वां संविधान संशोधन। और सिक्किम भारत का राज्य बना था मेरे भाई लोग, सिक्किम जो भारत का राज्य बना था, ये सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। कौन सा राज्य बना था? ये 22वां राज्य बना था। कब बना था? 1976 में। कब बना था भाई? सिक्किम भारत का राज्य कब बना था? 1976 में 22वां राज्य था और 36वां संविधान संशोधन था, पूर्ण राज्य बना था। एसोसिएट स्टेट कब बना था? तो 35वें में बना था। क्लियर है भाई? क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपको? आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? है ना, 120 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, मतलब आज हमने लगभग 25 क्वेश्चन कर लिया है। तो फिलहाल हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन आज का रखेंगे, बहुत लंबा सेशन नहीं रखेंगे। मैंने आपसे कहा कि 45 मिनट 40 मिनट का सेशन रखेंगे, 50 मिनट का रखेंगे, ताकि आप पर भी ज्यादा बर्डन ना आए और एक अच्छा क्वेश्चन आपको मिल पाए। तो सवाल है, आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? है ना, तो भाषा के आधार पर मैंने आपको बताया, भाषा के आधार पे 1956 में पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का उत्तर 1956 हो जाएगा भाई। ठीक है, समझ गए? चलो एक और प्रश्न करवा देते हैं भाई, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, एक प्रश्न और हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये क्वेश्चन कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? है ना, सबको पता है कि लैंग्वेज के बेसिस पर किस राज्य का गठन हुआ था पहली बार, तो वो हो गया आंध्र प्रदेश। क्या हो गया? आंध्र प्रदेश हो गया। समझ गए? चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, मजा तो आ ही रहा है आप लोगों को। एक और क्वेश्चन देखो, क्या है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो सबको पता है राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था। तो राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ था, भाषा के आधार पर, हाँ या ना भाई? ठीक है, कहने का मतलब क्वेश्चन कितना भी घुमाए, आपको घूमना नहीं है, कितना भी घुमा ले, कितना भी ट्विस्ट कर ले, और ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन और आपके सामने आएंगे। देखो एक और क्वेश्चन कि भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? नागरिकता किस भाग में है? क्या इतना नहीं पता हमें नागरिकता किस भाग में? भाग 2 में है भाई, हाँ या ना? भाग 2 में है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क लेकर के दे के जा रहा हूं, उस होमवर्क क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, आपको बताना है नागरिकता यानी सिटीजनशिप से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है। यह आपका होमवर्क होगा, गृह कार्य। और इस प्रश्न का उत्तर आप वीडियो जब भी देख रहे होगे तो कमेंट में जरूर दे दीजिएगा, है ना। देखना है कि आप लोगों को आर्टिकल याद है कि नहीं। ठीक है, तो मिलेंगे अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ, अच्छे क्वेश्चन के साथ, जो आपके परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि देखो, जो भी आपके लिए यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है, निश्चित रूप से आपके लिए अच्छे क्वेश्चंस ही लाने का प्रयास हो रहा है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो मेरे सब्जेक्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पॉलिटी में, है ना। मूल विधि के भी क्वेश्चंस मैं बहुत जल्दी आप लोग को कराऊंगा। कोई भी फीडबैक हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पे रखेंगे, आप सभी अपना ध्यान रखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद।